अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम स्टार्ट करेंगे कि थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग जो होती है वो कौन सी होती है और हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट यूनिट हुए फार्माकोलॉजी 2 4 सेमेस्टर। ठीक है, तो वो डिवाइड किया हुआ है मतलब पार्ट मतलब ए बी सी, ठीक है, और डी। तो हम ये अभी जो पढ़ने वाले हैं वो सी पार्ट से। ठीक है, थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स। ठीक है, तो पहले 2 पार्ट अपलोड किया हुआ है मतलब ए बी। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो वो भी लाजिम देखिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है सी। ठीक है, कि हमारे पास उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, बाय द कंप्लीशन ऑफ दिस सेक्शन द लर्नर विल बी एबल टू रिव्यू द फिजियोलॉजिक इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन, identify effect of hypo and hypersecretion of thyroid hormone, discuss action indication side effects ऑफ थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स। ठीक है, फिर क्या है कि इंटीग्रेट द इन्फ्लुएंस ऑफ थायराइड एंटी थायराइड ड्रग्स ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग्स, कैलकुलेट ड्रग्स डोजेज एक्यूरेटली। ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव हम इंशाल्लाह कवर करवाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे कि थायराइड ग्लैंड क्या है। ठीक है, उसकी एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप केमिन नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थायराइड इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड है। मीन एंडोक्राइन का मकसद क्या है? एंडोक्राइन का मकसद ये है कि ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा वो डायरेक्टली जो है वो थ्रू द ब्लड अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, इट हैज़ 2 लूप्स which are connected by in the middle by an एस्थमस। ठीक है, तो 2 लूप है, राइट और लेफ्ट लूप है, और दोनों लूप एस्थमस पे ही क्या हुआ है, एडजस्ट हुआ है। ठीक है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड फैसिलिटेट नॉर्मल ग्रोथ एंड क्या है maturation by maintaining a level of metabolism in the tissue that it is optimal for their normal function। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड मेनली जो है ग्रोथ को फैसिलिटेट करवाते हैं, मीन आपकी ग्रोथ करवाते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म की में ये मेन हेल्प देते हैं। ठीक है, तो जब मेटाबॉलिज्म होगा, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स ये मेटाबोलाइज होगा, ग्लूकोज प्रोडक्शन होगा, वो फिर अपने आपकी बॉडी यूज़ करेगा, तो फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो ये है नॉर्मली थायराइड। ठीक है, ये हमारे पास राइट लूप लेफ्ट लूप हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास राइट लूप होगा, ये जो है एस्थमस से। ठीक है, फिर क्या है कि हार्मोन ऑफ थायराइड, तो थायराइड ग्लैंड से जो मेनली हार्मोन प्रोड्यूस होती है हमारे पास क्या होते हैं, थायराइड ग्लैंड सिक्रीट 3 हार्मोन। ठीक है, एमसीक्यू उसके लिए याद रखें। तो एक हमारे पास क्या है कि T3, उसको T4 को हम दूसरा नाम थायरोक्सिन भी देते हैं, और टेट्रा आयोडो थायरोनिन। ठीक है, दोनों नाम ही हम उसको देते हैं। फिर ट्राई आयोडो थायरोनिन जो है, ठीक है, वो हम T3 को कहते हैं। ठीक है, और जो थर्ड नंबर है वो हमारे पास काल्सिटोनिन है। तो काल्सिटोनिन का फंक्शन, ये सब फंक्शन अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो T4 is otherwise known as the thyroxine and it is form about 80% of the total secretion where T3 is only 20%। आपने याद रखना है कि हमारे जितने भी हार्मोन प्रोड्यूस कराते हैं ना, मतलब हमारे बॉडी में 80% जो है T4 की ही मकदार होती है, और जो T3 होती है वो हमारे पास हमारे ब्लड में 20% मकदार उसकी होती है। लेकिन आपने ये पॉइंट आपने याद रखना है, जहन में रखना है कि हमारे पास जो एक्टिव हार्मोन है वो हमारे पास कौन है, T3 है। ठीक है, फिर क्या है कि सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, तो किसी तरीके से हमारे पास थायराइड हार्मोन सिंथेसिस हो जाती है। तो सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन टेक प्लेस इन थायरोग्लोबिन के हेल्प से सिंथेसिस होती है। ठीक है, देखिए प्रोसेस को देखिए। ठीक है, कि सब्सटेंसेस नीडेड फॉर हार्मोन, कुछ सब्सटेंसेस तो उसको चाहिए होती है ना हार्मोन प्रोडक्शन के लिए। तो आयोडीन एंड थायरोक्सिन आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। आयोडीन इज कंज्यूम थ्रू डाइट। ठीक है, तो आयोडीन हम डाइट से कंज्यूम करा लेते हैं, और थायरोक्सिन भी हम मतलब कंज्यूम करवाते हैं थ्रू जीआईटी, वो
एब्जॉर्ब होती है डाइट वगैरह से। इट इज़ कन्वर्ट इनटू आयोडाइड एंड एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक्ट, ठीक है। तो फिर वो आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाती है और फिर हमारे जीआईटी जो है वो एब्जॉर्ब करवाते हैं। तो थायरॉक्सिन इज आल्सो कंज्यूम थ्रू द डाइट, इट इज ऑब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक्ट, ठीक है। तो थायरॉक्सिन जो है ये भी हमारे जीआईटी से ही क्या होती है, मतलब वो जीआईटी ही क्या कंज्यूम करवाते हैं। फिर फ्रॉम द सिंथेसिस ऑफ नॉर्मल क्वांटिटीज ऑफ थायराइड हार्मोन अप्रोक्सीमेटली 1 mg ऑफ आयोडीन एज रिक्वायर्ड। आपने याद रखना है कि नॉर्मल डे के लिए जो है हमारे पास जो क्या होती है आयोडीन होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए कितना चाहिए, 1 ग्राम, ठीक है, सॉरी 1 मिलीग्राम। फिर हमारे पास आते हैं कि जो सेल्स होती है ना थायराइड ग्लैंड में, जो सेल्स है उसने मतलब बाहर निकाला हुआ है, ठीक है। तो देखिए पॉलिकल सेल जो होती है इससे हमारे पास T3 और T4 जो हार्मोन है और कैल्सिटोनिन जो है वो पॉलिकल सेल से ही रिलीज़ होती है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। ये है पॉलिकल सेल, समझ गए स्टूडेंट्स, ये है पॉलिकल सेल। फिर आते हैं कि जो थायरोग्लोबिन होते हैं ना, तो थायरोग्लोबिन फिर इसके अंदर जो है वो जो मैकेनिज़्म हो रहा है इसके अंदर हो रहा है, हम इसकी मैकेनिज़्म बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, देखेंगे। तो वो जो मैकेनिज़्म हम करवाएंगे कि थायरोक्सिन आ गया, आयोडीन जमा हो गया, फिर थायरोग्लोबिन मतलब जो एंजाइम है या इसी तरीके से वो प्रोटीन है वो कैसे एक्ट करेगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो पैरापॉलिकुलर सेल है, तो पैरापॉलिकुलर सेल को हम दूसरा नाम सी सेल कहते हैं और इससे जो हार्मोन रिलीज़ होती है उससे कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज़ होती है, एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें। फिर सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन जो होते हैं ना, तो थायराइड हार्मोन जो है अकर इन 5 स्टेजेस पे थायराइड हार्मोन सिक्रीशन या सिंथेसिस होती है। सबसे पहले थायरोग्लोबिन सिंथेसिस होती है, फिर दूसरी मतलब वो ट्रैप्टिंग लेते हैं, वो गेट कर लेते हैं किस चीज़, आयोडीन, किस जगह से, जीआईटी से, थ्रू द डाइट। ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन बस फिर करवाते हैं 3rd स्टेज में, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडीन इनटू पॉलीकुलर कैविटी, ठीक है। फिर ये आयोडीन पर पॉलीकल जो हमने पहले पढ़ा कि सेल के अंदर वो जो रीजन था, ठीक है, वो इसमें चले जाते हैं और फिर आयोडीनेशन ऑफ थायरोक्सिन हो जाती है, ठीक है। आयोडीन जो है थायरोक्सिन के साथ थ्रू द एंजाइम थायरोग्लोबिन, हाँ ठीक है, उसकी वजह से कंपाउंड बन जाते हैं। फिर कपलिंग रिएक्शन करा देती है और कपलिंग रिएक्शन के बाद, ठीक है, देखिए ये है हमारे पास सिंथेसिस किस तरह ये सिंथेसाइज होती। तो आयोडीन हमने ले ली डाइट से, फिर थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम के थ्रू जो है वो आयोडाइड साइल में चला गया। फिर आयोडाइड साइल से जो पे वो आयोडीन में चला जाते हैं ना, ये सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो पॉलीकुलर सेल की बात हो, ये प्लाज्मा है, ब्लड है, ठीक है। देखिए ये हमारे पास ये ब्लड है और ब्लड से आयोडीन थ्रू द आयोडाइड, फिर वो पेरोक्सीडेज एंजाइम के थ्रू चले जाते हैं आयोडाइड में, ठीक है। और आयोडाइड से फिर आयोडीन से जब कन्वर्ट होते हैं ना, तो पेरोक्सीडेज ऑक्सीडेशन हो जाती है थ्रू द पेरोक्सीडेज एंजाइम और आयोडीन में कन्वर्ट। आयोडीन से फिर आयोडीनेज एंजाइम के थ्रू आ जाती है और इसी जगह से जो पॉलीकल सेल है उससे थायरोक्सिन ये भी उसमें आया है, दोनों जो कंबाइन हो जाते तो थायरोग्लोबिन के थ्रू जो कंबाइन हो गए तो माइनो आयोडोथायरोक्सिन बन जाती है और डाई आयोडोथायरोक्सिन, फिर एक डाई आयोडो और एक मानो आयोडोथायरोक्सिन, ठीक है। जब कंबाइन हो जाते हैं तो टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन बन जाती है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास डाई आयोडोथायरोक्सिन और दूसरा भी डाई आयोडोथायरोक्सिन, तो उससे बन जाते हैं टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन, ठीक है। फिर ये T3 और T4 फिर ब्लड में आ जाती है और फिर रिवॉल्व होती है। तो ये सारा जो मैकेनिज्म है ना, तो ये आप जान लें। फिर सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन जो है हमारे पास किसी तरीके से, ये जो हमने पहले डायग्राम पढ़ा ना, ये इस ही के जो स्टेप वाइज वो थ्योरी है, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड बाय आयोडीनेशन ऑफ थायरोक्सिन रेजिड्यू ऑन थायरोग्लोबिन विद इन द ल्यूमेन ऑफ द थायराइड फॉलिकल, ठीक है। तो आ जाती है और जो है थायरोक्सिन और आयोडीन वो जब मिल के विद द हेल्प ऑफ थायरोग्लोबिन और फिर ये फॉलिकल में
प्रोसेस होके द थायरोग्लोबिन इज एंडोसाइटोस, ठीक है, एंड थायरोक्सिन T4 और जो T3 है, ठीक है, फिर सिक्रीट हो जाती है। ये एंडोसाइटोसिस ये सिक्रीट हो जाए, जब वो सिक्रीट हो जाते हैं ना तो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4 आर रेगुलेटेड बाय द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ठीक है, एंड इन्फ्लुएंस बाय द प्लाज्मा आयोडीन। देखिए हमारे पास अगर प्लाज्मा आयोडीन हो तो फिर ये सिक्रीशन होगा। और अगर दूसरा फैक्टर ये है कि अगर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया हो तब इसकी प्रोडक्शन होगी, ठीक है। लेकिन ये T3 और T4 हमारे पॉलीगल सेल में बन रहा है, ठीक है, लेकिन वो ब्लड में आना ये स्टिमुलेशन की बात है। अगर आपकी ज़रूरत हो TSH आ गया पिट्यूटरी से कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब ये स्टिमुलस आ जाती है कि उसको T3 T4 को रिलीज़ करना है तो फिर वो रिलीज़ हो जाती है, लेकिन अदरवाइज़ वो रिलीज़ नहीं होती, ठीक है। तो ये भी इसी तरीके से जो हमने पहला डायग्राम पढ़ा है ना, तो ये भी उसी तरह है कि आयोडीन आ जा मतलब ये स्टिमुलस आ जाती है, ठीक है, ये अभी स्टिमुलस की बात हो रही है, ठीक है। तो स्टिमुलस आ जाती है विद द हेल्प ऑफ थायरोपेरोक्सिडेज एंजाइम जो है वो T3 डायअमाइनो, ठीक है, जो आयोडीन हुआ है तैयार हुआ है, फिर उसको जो है मतलब एंडोसाइटोसिस के थ्रू सिक्रीशन तो होगी ना, T3 T4 वो तैयार हुआ है, लेकिन सिर्फ उस स्टिमुलेशन की ज़रूरत है। जब वो स्टिमुलेट होगा ना तो डायरेक्टली T3 और T4 पर ब्लड प्लाज्मा में चला जाएगा। द इफ़ेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन ऑन मेटाबॉलिज्म, तो थायराइड हार्मोन जो है मेटाबॉलिज्म पे कैसे इफ़ेक्ट करेगा। देखिए स्टिमुलेट क्या है कि मेटाबॉलिज्म जनरली काजिंग ये काज कराते हैं, ठीक है, कि इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन। तो देखिए मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है सारे मेटाबॉलिज्म ऑक्सीजन पे हो रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए। फिर इंक्रीज़ मोर किया कि मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़, तो मेटाबॉलिक रेट लाजिमी इंक्रीज़ होंगे क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा आई। इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पर उसकी वजह से ग्रोथ भी होगी और डेवलपमेंट भी होगी, ठीक है। फिर क्या है कि विद इन सेल द थायराइड T4 is converted to T3 which interact with a nuclear जो रिसेप्टर से, ठीक है, तो ये क्या करे T3 और T4 T3 में कन्वर्ट हो जाती है और फिर जहाँ पे भी जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स मौजूद होती हैं, ठीक है, उस पर एक करा के एंड एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर RNA एंड सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। फिर वो डायरेक्ट सेल में जो है वो मैसेंजर RNA पे एक्ट कराएगा और जो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन हैं उसकी प्रोडक्शन जो मैसेंजर RNA है तो उसके साथ जो स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट जो प्रोटीन के वो लग जाते हैं और प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर आते हैं ये हमारे पास थायराइड हार्मोन की जो हार्मोन की लूप होती है वो किसी तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि मेटाबॉलिज्म जब क्या होती कम मेटाबॉलिक रेट क्या होती डिक्रीज़ हो जाती है तो डायरेक्टली डिटेक्ट बाय हाइपोथैलेमस डिटेक्ट हो जाती है। फिर इसकी वजह से हाइपोथैलेमस जब डिटेक्ट होगा तो स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी वो स्टिमुलेट होगा तो वो TSH सिक्रीट करेगा। जब सिक्रीट होगा TSH किस जगह में ब्लड स्ट्रीम में, तो वो टारगेट सेल में चला जाएगा और थायराइड स्टिमुलेट करेगा ताकि T3 T4 सिक्रीट करे, ठीक है। तो ये इसी तरीके से ये एक लूप है, ठीक है, तो मतलब इसी तरीके से, ठीक है, इसको देखो। फिर क्या है कि T3 T4 जब ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा ना तो उसकी वजह से टारगेट आर्गन में चला जाएगा और एड्रीनल मेडुला जो होती है क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम हुआ है तो एड्रीनल मेडुला में चला जाते हैं और एड्रीनल मेडुला से हार्मोन सिक्रीट होती है किस जगह एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन। जब एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन सिक्रीट होगा तो फिर आपको फाइट फ्लाइट मूड आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रेस में आ जाए तो स्ट्रेस जब आ जाती है तो फिर वो क्या हो जाती है फिर मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होगा तो फाइट फ्लाइट मूड में आप हो जाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर हम थायराइड एक्सेस पढ़ते हैं, ठीक है। तो थायराइड एक्सेस हमारे पास, ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कि थायराइड एक्सेस क्या होते हैं, ठीक है। तो द थायराइड ग्लैंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय 2 अदर ग्लैंड, ठीक है, मतलब ये जो थायराइड हार्मोन रिलीज होते हैं ना तो वो और भी अदर 2 ग्लैंड पे क्या होती है
मतलब इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन प्रोड्यूस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एक तो मतलब पिट्यूटरी हो गया जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करते हैं, और दूसरा जो है वो द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये दोनों ही की वजह से फिर थायराइड हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट हो जाती है और वो सिक्रेट हो जाती है। तो लो लेवल ऑफ द थायराइड हार्मोन इन द ब्लड आर डिटेक्टेड बाय द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। जब ब्लड में थायराइड हार्मोन कम हो जाती है तो उसकी वजह से थायराइड हाइपोथैलेमस डिटेक्ट हो जाती है, और उसकी वजह से पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ होती है, और फिर थायराइड जो T3 और T4 है वो रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। तो फिर क्या है कि TRT मतलब जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन इज रिलीज स्टिमुलेटिंग द पिट्यूटरी टू रिलीज TSH, समझ गए स्टूडेंट। फिर क्या है कि इंक्रीज लेवल ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन टर्न स्टिमुलेट द थायराइड एंड टू प्रोड्यूस मोर थायराइड हार्मोन, ठीक है। तो फिर क्या होती है कि जब TSH ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से फिर थायराइड हार्मोन ज़्यादा होंगी, ठीक है। देयर बाय रिटर्निंग द लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन इन द ब्लड बैक टू नॉर्मल, ठीक है। तो फिर क्या होगी उसकी अगर ज़्यादा T3 T4 प्रोडक्शन हुई तो फिर वो नेगेटिव फीडबैक करेगा और TSH जो है वो कम करेगा, ठीक है। तो जब TSH कम होगा तो फिर थायराइड हार्मोन भी कम बनेगा, ठीक है, मतलब नॉर्मल बनेगा। फिर हमारे पास ये कि द 3 ग्लैंड एंड द हार्मोन दे प्रोड्यूस मेक अप द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड थायराइड एक्सेस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी और इसी तरीके से जो थायराइड एक्सेस होती है ना, तो उसकी की वजह से 3 ग्लैंड ही की वजह से हमारे पास ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फिर क्या होते हैं द रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन सिंथेसिस जो होती है, तो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी और पिट्यूटरी से थायराइड और T3 और T4 प्रोड्यूस होती है और पेरिफेरल एक्शन कर वो परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है उसकी स्ट्रक्चर, और फिर उसकी जो थायराइड पॉलीगल सेल होते हैं ना, तो उसमें ये मैकेनिज्म अकर होती हैं। फिर क्या होती है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ थायराइड हार्मोन, तो किस तरीके से जो है थायराइड की हार्मोन की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो करा देती है ना। तो T3 और T4 हमारे पास इन प्लाज्मा बाउंड टू प्रोटीन थायरोक्सिन बाइंडिंग क्या होती है कि ग्लोबुलिन। तो TBG का मकसद है कि थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, इसकी वजह से ही क्या होते हैं ये बाइंड होती है प्लाज्मा के, और फिर ये रिवर्सिबली है, ये आपने याद रखना है कि T3 और T4 जब बाइंड हो जाते हैं प्रोटीन में, ठीक है, तो वो फिर दोबारा वो जब अपना परफॉर्मेंस करेगा ना, फंक्शन करेगा मेटाबॉलिज्म वगैरह, ठीक है, तो फिर वो दोबारा अलग हो जाती है इससे, ठीक है, प्लाज्मा से T3 और T4। ओनली अबाउट 0.04% ऑफ टोटल T4, ठीक है, एंड 0.4% ऑफ T3 एग्जिस्ट इन द फ्री फॉर्म, ठीक है, ठीक है। तो जो कम होते हैं ना वो T4 होती है प्री फॉर्म में, और जो T3 है ना, तो T3 ज़्यादा थोड़ा होता है प्री फॉर्म में, ठीक है। फिर क्या है कि फंक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन, तो थायराइड हार्मोन का फंक्शन अभी क्या होती है ना, तो मेटाबॉलिक फंक्शन तो है, तो आप ये तो आपको पता है, ठीक है। फिर क्या है कि कार्बोहाइड्रेट उसकी मेटाबॉलिज्म मतलब ग्लूकोन्यूजेनेसिस जिनोलाइसिस, ठीक है, और इसी तरीके से इंक्रीज ग्लूकोन्यूजेनेसिस प्रोसेस मतलब इनडायरेक्ट फॉर्म से वो ग्लूकोज भी बनाते हैं। फिर ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द GIT, तो GIT से ज़्यादा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना, ये भी हमारे पास थायराइड के फंक्शन है। और ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन फ्रॉम GIT, ठीक है, और एनहांस ग्लाइकोलाइसिस रैपिड अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज सेल को अंदर करना, ये भी हमारे पास थायराइड हार्मोन का काम है। फिर क्या है कि नेट रिज़ल्ट में जो आते हैं ना, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज होती है। ग्लूकोज लेवल इसलिए राइज होती है कि वो इनडायरेक्ट फॉर्म से ही ग्लूकोज बनाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन से, फैट से, ठीक है, जब उसको सही तरीके से अपनी कार्बोहाइड्रेटिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज नहीं मिलता, ठीक है। फिर क्या है कि ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म भी
इंक्रीज़ होती है मीन कैटाबॉलिज्म, ठीक है, वो ब्रेक डाउन स्टार्ट होती है और अमीनो एसिड बन जाती है। फिर क्या है कि ऑन फैट्स मेटाबॉलिज्म, तो फैट्स की भी मेटाबॉलिज्म हो जाती है और मेटाबॉलाइजेशन ऑफ फैट्स हो जाती है, मतलब वो ब्लड में सर्कुलेट हो जाती है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ जो फैटी एसिड होते हैं, जब नॉर्मल फैटी एसिड की जब ऑक्सीडेशन हो जाती है तो उससे बन जाते हैं प्री फैटी एसिड, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होती है, ऑन बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। एक्शन ऑन ब्लड, तो ब्लड में ये क्या एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं, तो थायरोक्सिन एक्सेलरेट जो एरिथ्रोपोएटिक एक्टिविटी एंड इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, मतलब जो थायराइड हार्मोन है ना, तो ये आपकी एरिथ्रोपोएटिक जो एक्टिविटी है वो भी एक्सेलरेट करते हैं, मतलब आपकी आरबीसीज की जो प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादा करना लेती है, ठीक है। फिर हमारे पास जो ग्रोथ होते हैं ना, तो आप एक पर्सन को ग्रोथ भी देते हैं, मतलब जो थायराइड हार्मोन होती है, ठीक है। फिर इसी तरीके से जीआईटी, तो जीआईटी में क्या फंक्शन है, तो जीआईटी में ये फंक्शन है कि एपेटाइट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए होती है और फूड इनटेक वो फिर ज़्यादा होती है। और इसी तरीके से रेट ऑफ सिक्रीशन और डाइजेस्टिक जूस जो होती है, मतलब इसीएल जो मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस होते हैं ना, फिर वो क्या होती है, ज़्यादा सिक्रीट होती है। फिर क्या है कि मोटिलिटी ऑफ जीआईटी वो भी ज़्यादा हो जाती है। जब मोटिलिटी ज़्यादा हो जाती है तो फिर एब्जॉर्प्शन तो नहीं होगा ना, जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो डायरेक्ट जो है वो डायरिया ऑप्टन रिजल्ट इन हाइपरथायराइडिज्म, मतलब जब एक पर्सन की ज़्यादा थायराइड हार्मोन होते हैं ना, तो उसकी वजह से उसको डायरिया हो जाती है, ठीक है। फिर ये है कि जो सेरेब्रोवास्कुलर सिस्टम होते हैं ना, तो एनहांस्ड टिश्यू सेंसिटिविटी टू कैटाकोलामीन, मतलब जो कैटाकोलामीन होती है पिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, तो उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो और भी ज़्यादा हो जाती है। मतलब जो थोड़ा सा भी कोई भी स्ट्रेस वगैरह में आ जाती है तो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और इंसान फ्लाइट और फाइट मूड में आ जाती है। तो जब एक इंसान फ्लाइट और फाइट मूड में आ जाते हैं ना, तो उसकी वजह से उसकी जो कार्डिक आउटपुट होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। फिर कि नर्वस सिस्टम में फिर क्या फंक्शन है कि वो एक्साइटेबल इफेक्ट परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो इनएबिलिटी टू स्लीप, तो वो पर्सन फिर स्लीप नहीं करेगा क्योंकि वो एक्साइटेबल इफेक्ट उसको होगा, ठीक है, बार बार वो एग्जेजरेटेड होगा। फिर क्या कि हैज़ रूल ऑन डेवलपमेंट ऑफ अ ब्रेन इन पीटल, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है फ्यू वीक्स ऑफ पोस्टीनेटल लाइफ, जो पोस्टीनेटल मतलब फिर बाद में जो है 1 मंथ के लिए ना, तो ये आपकी मतलब ये आपकी डेवलपमेंट में ब्रेन में हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि ब्रेन की डेवलपमेंट होना, उसकी ग्रोथ होना, ये किस चीज़ का काम है, ये हमारे पास थायराइड हार्मोन ही की काम है, ठीक है। फिर है क्या है कि जो मसल वीकनेस ड्यू टू प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, तो ज़्यादा जब हाइपरथायराइडिज्म एक पर्सन का होगा तो उसमें उसकी मसल वीक होंगी क्योंकि वो प्रोटीन की भी कैटाबॉलिज्म करते हैं, ठीक है, समझ गए स्टूडेंट। फिर आते हैं, ये हमारे पास एक नॉर्मल चार्ट से, ठीक है, ये बातें हमने पहले भी की लेकिन मैं आपको थोड़ा सा के फास्टली ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है। तो जो मीडिएटरी जो मेटाबॉलिज्म होते हैं ना, तो नॉर्मली लिपिड क्या कि इनडायरेक्टली एनहांस लिपोलाइसिस एलिवेटेड ब्लड जो प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड होती है, ठीक है। तो ये हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन में क्या होती है ना, तो हाइपरथायराइडिज्म में वो हाइपोकोलेस्ट्रीमिया आती है, ठीक है। हाइपोकोलेस्ट्रीमिया इसीलिए आती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लिपिड को, मतलब कोलेस्ट्रॉल की कमी फिर बॉडी में आ जाती है हाइपरथायराइडिज्म में, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म में वो सब के सब जो फैट्स होती है वो मेटाबोलाइज कराते हैं, ठीक है। और जो है हाइपो में हाइपर कोलेस्ट्रीमिया आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल जो लेवल होती है वो राइज हो जाती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात हम कर लेना, तो कार्बोहाइड्रेट में मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेट हो जाती है, तो टिश्यू यूटिलाइजेशन ऑफ शुगर इंक्रीज हो जाती है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो होती है ना एंड ग्लाइकोन्यूजेनेसिस, मतलब वो ग्लाइकोजन में जो
ग्लूकोज स्टोर हुआ है वो भी ब्रेक डाउन करा देती है, और वो जो प्रोटीन पेट्स वगैरह उससे ही ग्लूकोज बनाती है, ठीक है। फिर क्या है कि फास्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन से वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो उस ये कार्बोहाइड्रेट पे जो है वो हाइपरथायराइडिज्म का इफ़ेक्ट यही होगा कि हाइपरग्लाइसीमिया आ जाती है, मतलब ब्लड में ग्लूकोज मकदार ज़्यादा हो जाती है। डायबिटिक्स लाइक वो स्ट्रोक करेगा, ठीक है। स्टिल इंसुलिन रेजिस्टेंस, लेकिन इस टाइम जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस अभी शो हो रहा है, ठीक है। प्रोटीन की अगर बात हम ले तो ओवरऑल कैटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं ना, प्रोलॉन्ग एक्शन, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस एंड टिश्यू टेस्टिंग हो जाती है, वेट लॉस हो जाती है, ये सब जो है, ठीक है। फिर अगर हम कैलोरीजेनेसिस का बात कर लेना, तो मतलब कैलोरी की प्रोडक्शन की बात हम कर लें कि वो कितने प्रोडक्शन होती है एनर्जी, तो इंक्रीज बीमार जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होते हैं ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। उसकी वजह से जो है वो मेटाबॉलिक जो रेट होते हैं ना इन ब्रेन, वो क्या होती है, मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो जाती है, और उसकी वजह से जो है हमारे पास क्या होती है, गोनेट एंड यूट्रसली क्या होती है, वो भी उसमें भी मतलब क्या होती है, रेट ज़्यादा हो जाती है, यूट्रस स्लीप, और इस तरीके से ये सब जो मूड अफेक्शन होते हैं ना, तो ये ज़्यादातर जो है वो लिम्फ नोड नॉट सिग्निफिकेंटली इफेक्टेड, तो मतलब जो ज़्यादा एनर्जी बनेगा ना तो वो तो नॉर्मल में आपके लिए हेल्पफुल होगा, कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है, और हाइपर में कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसने बात की कि नॉट सिग्निफिकेंटली इफेक्टेड, मतलब उसकी वजह से मतलब कोई भी ऐसा पैदा देने वाले की कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगी, क्योंकि जो नॉर्मल आपको मिल रहा है, जितना आपकी इंटेक है वो उतना आपकी एक्सपेंडिचर भी है, तो ये तो नॉर्मल हो गया, ठीक है। फिर क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट, तो हाइपर जो डायनामिक स्टेट ऑफ सर्कुलेशन ड्यू टू इंक्रीज पेरिफेरल डिमांड, ठीक है, डायरेक्ट कार्डिक एक्शन एंड फास्टिंग बाउंडिंग पल्स आ जाती है, ठीक है। और मतलब ये आपकी बॉडी पे जो है वो क्या कराते हैं, आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्रीज़ कराते हैं, क्योंकि आपकी जो पेरिफेरल होती है मतलब लेग्स वगैरह होती है ना, तो उस आपके लेग्स में ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, इसी वजह से वो फिर कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन अकर होती है जब हाइपरथायराइडिज्म होती है, एरिथमियासिस एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड एंजाइमा, ठीक है, चेस्ट पेन हो जाती है, या मतलब जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होती है ना, तो उसकी जो रिदम होती है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म में क्या होती है कि रिड्यूस माइकोडियल जो ऑक्सीजन डिमांड होती है हाइपोथायराइडिज्म में वो इफ़ेक्ट हो जाती है, और फिर ऑक्सीजन की डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म है, मेटाबॉलिज्म तो नहीं हो रहा, इसीलिए उसकी ऑक्सीजन ज़रूरत कम हो जाती है। तो जब कम ऑक्सीजन मिलेगा बॉडी को तो फिर वो स्कीमी और मुख्तलिफ़ किस्म की कम्प्लिकेशन में चले जाती है, ठीक है, टिश्यू। फिर नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट, तो नॉर्मली वो प्रोफाउंड फंक्शनल इफेक्टेड करेगा, और जब हाइपरथायराइडिज्म होगा तो एनर्जिस मतलब वो आपको ख़तरनाक इफेक्ट करेगा कि नर्वस एंड एक्साइटेबल ट्रेमर एंड हाइपरप्लेसिया, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन करेगा। मेंटल रिटार्डेशन मीन जो क्रेटिनिज्म होती है ना, तो वो जो है सीवियर जो मेंटल रिटार्डेशन अकर होगी। फिर क्या होगी कि स्लैशनेस बिहेवियरल जो मतलब बिहेवियरल सिम्टम करेगा, ठीक है, एंड मैक्सिडीमा अकर होगी, ठीक है। तो आपको जो बिहेवियरल सिम्टम होते हैं ना तो वो मैक्सिडीमा में ही खराब होगी, ठीक है। फिर क्या होगी कि स्केलेटल मसल पे क्या इफेक्ट होगा, तो स्केलेटल मसल पे इंक्रीज मसल टोन एंड ट्रेमर वीकनेस ड्यू टू मायोपैथी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको वाइब्रेशन सा आपकी हैंड वगैरह में उस पेशेंट की फील होगी, क्योंकि स्केलेटल मसल वीक हो जाती है। ब्लेसाइड एंड वीक मैक्सिडीमा, ठीक है, मैक्सिडीमा आकर होती है। मैक्सिडीमा एक कंडीशन होती है, ठीक है, जब हाइपोथायराइडिज्म हो जाती है, ठीक है।
तो फिर उसकी वजह से जो है हाँ पर्सन को सही तरीक़े से सही उस मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। तो उसकी जो आइज़ होती है उसमें क्या होती है, वो ब्रूड आइज़ होती है, मतलब उसमें जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाती है और फिर बाहर की तरफ आते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टीमिया में क्या होगा, तो इंक्रीज़ जो प्रोपल्सिव एक्टिविटी मीन जीआईटी पे वो इफ़ेक्ट करेगा नॉर्मली, ठीक है, कि डायरिया हो जाती है। डायरिया इसीलिए होती है क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म में जीआईटी की मोटिलिटी इंक्रीज़ होती है, और जो कॉन्स्टिपेशन हाइपो में होंगी क्योंकि जीआईटी की मोटिलिटी कमज़ोर होती है, ठीक है। फिर हमारे पास जो हीमोटोपोइसिस होती है ना, तो फैसिलिटेट नॉर्मली एरिथ्रोपोइसिस को, मतलब जो आरबीसीज की प्रोडक्शन होगी। हाइपोर में इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन हाइपो जब आ जाती है तो वो एनीमिया बन जाती है, ठीक है। एनीमिया में जो आरबीसीज की जो क्वांटिटी और क्वालिटी की जो आरबीसीज है ना, हीमोग्लोबिन वो कम होगी। तो फिर जब हीमोग्लोबिन कम होगी तो आरबीसीज तो नहीं बनेगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या इफ़ेक्ट होगा कि नॉर्मली मेच्योरेशन ऑफ नर्वस सिस्टम करते हैं, लेकिन जब हाइपरथायराइडिज्म हो जाती है तो उसकी वजह से मसल वेस्टिंग अकर होती है और वेट लॉस होती है, क्योंकि प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म हो रही है। और हाइपोथायराइडिज्म की जो इफ़ेक्ट है तो हमारे पास ये है कि कंजेनिटल डिफिशियंसी लीडिंग टू क्रेटिनिज्म, ठीक है। तो ये इफ़ेक्ट करेगा कि वो क्या है कि मतलब कंजेनिटल होगी, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म की मसला हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से डिफिशियंसी आ जाती है। तो ये डेवलपमेंट नहीं होगा उसकी। डिले डेवलपमेंट जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन, फिर रिटार्डेशन एंड नर्वस डिफेक्ट एंड एडल्ट में जो है हमारे पास इम्पेयर इंटेलिजेंस एंड स्लो मूवमेंट, ठीक है। तो इंटेलिजेंस वगैरह ये सब चीज़ें हाइपो की वजह से इफ़ेक्ट होंगी। जब सही तरीक़े से हाइपो जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिविटी नहीं कराएगा, ठीक है। फिर हम जो उस हमारे पास जो डिज़ीज़ है ना, डिज़ीज़ ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये हम पढ़ेंगे अभी। तो इंशाल्लाह हम दूसरी पार्ट में जो है ये डिज़ीज़ ऑफ द थायराइड ग्लैंड डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके मेरा सिग्नेचर अहमद पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच जाए। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट।